वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है। हम राजेंद्र प्रसाद को क्यों याद करते हैं? प्रथम राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं, एक विद्वान के रूप में याद करते हैं, या एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में याद करते हैं जो कबीर की भाषा में कहें तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया के व्यक्तित्व से परिपूर्ण राजेंद्र प्रसाद की याद करते हैं। लेकिन राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको एक ही साथ सब विचारों को समेटना अत्यंत दुर्लभ है। जबकि राजेंद्र प्रसाद को लेखन में उतनी अधिक रुचि नहीं रही जितनी कि उसको कर्मों में रुचि थी। उनके विचारों को हम उनके कर्मों के आधार पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार गांधी के साथ के राजेंद्र प्रसाद के संबंधों को, राजेंद्र प्रसाद के इतिहास संबंधी दृष्टिकोण को, इतिहास दर्शन को, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा जिसे हरिवंश राय बच्चन भाष्य कहते हैं, जिसमें कि भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता काल के राजनीति की संपूर्ण इतिहास की गतिविधियां संकलित की गई हैं, उसके आधार पर देखना चाहते हैं, या उनको उनके व्यक्तिगत जीवन और विचारों के आधार पर। तो मैं कोशिश करूंगा कि खंड खंड कर एक और संदर्भ आता है कि गांधी के प्रति अनन्य भक्ति रखने, अनन्यता के संबंध और गांधी के हृदय कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद का गांधी दर्शन के प्रचार प्रसार में, गांधी विचार के पढ़ाई लिखाई में उनके विचार क्या रहे हैं, इसके आधार पर भी हम राजेंद्र प्रसाद को देख और समझ सकते हैं। अब यह देखिए कि 6 जनवरी 1951 को पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में वह कहते हैं, यदि हम मार्क्स को, एंगल्स को, हीगल को, कांत के दर्शन को जान सकते हैं तो गांधी को नहीं जानना हमारे लिए राष्ट्रीय अपराध है। राष्ट्र आज भी, लेकिन कहते हैं कि राष्ट्र आज भी गांधी का नाम लेता है। उनके जन्मदिन पर उनकी मूर्तियों पर पुष्प मालाएं अर्पित की जाती हैं, लेकिन जानने और गांधी को जीने से हम कतराते हैं। जनसाधारण में गांधी को जानने का मुखौटा पहनकर हम जरूर जाते हैं, हम घूमते जरूर हैं, पर हम भूल जाते हैं कि गांधी इतना जीवंत है जिसे जानने के लिए जीवंत पथ उठाने की आवश्यकता है। विचारों पर अमल के संबंध में उन्होंने गांधी ज्ञान मंदिर वर्धा के शिलान्यास समारोह में 31 दिसंबर 1950 को जो कहा, उसे बड़ी बाखूबी से गांधी ज्योति, गांधी विचार विभाग की पत्रिका है, उसमें आजाद शत्रु राजेंद्र बाबू की जन्म शताब्दी के लिए वह ज्योति, गांधी ज्योति का स्पेशल अंक निकाला गया था, जिसमें विनोबा भावे के जो वक्तव्य हैं उसको उद्धृत किया गया है, जो 20 जनवरी 1981 को उन्होंने भेजा था। बाबा ने गांधी विचार विभाग भेजा था। आजाद शत्रु राजेंद्र बाबू की जन्म शताब्दी के लिए बाबा की शुभकामना, हरि राम हरि। तो मैं यह कह रहा था कि विचारों पर अमल की आवश्यकता के संबंध में उन्होंने गांधी ज्ञान मंदिर वर्धा में 31 दिसंबर 1950 को जो कहा वह समझने लायक बात है। वह आज भी हमारे लिए एक पाथेय का काम करता है। वह कहते हैं कि अब समय आ गया है कि महात्मा जी के विचारों का पूरी तरह से अध्ययन किया जाए
और हम उनकी केवल चर्चा ही नहीं करें बल्कि उनके अनुसार काम करना भी आरंभ कर दें। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे कभी कभी निराशा होती। जैसे ईसा ने कहा था कि तुम जो अपने को मेरा भक्त कहते हो, सुबह मुर्गे के बांग देने के पहले मेरे विचारों को तिलांजलि दे दोगे, उन्हें तिरस्कृत कर दोगे। यही बात कभी कभी गांधी जी के संबंध में भी दिल में आती है। आगे कहते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि हम जो अपने को उनका भक्त कहते हैं, गांधी का भक्त कहते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात एक एक करके उनकी सब बातों को छोड़ते जा रहे हैं। बल्कि हम लोगों को गांधी के जीवित रहते, कांग्रेस में जो दो घड़े थे, जो कांग्रेस में 1934 में गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, सक्रियता से इस्तीफा दे दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम में वे अपने को लगा देते हैं, लेकिन कांग्रेस का नैतिक मार्गदर्शन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आगे कहते हैं कि मालूम नहीं कि हम अपने जीवन में फिर उसको ग्रहण करेंगे या नहीं। जो विचार गांधी ने दिए उन विचारों को जिएंगे, उन विचारों को मानेंगे, उन विचारों के आधार पर समाज निर्माण की कोई नई प्रविधि विकसित करेंगे, सरकार के नीतियों में उसका पालन करेंगे या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। मगर पीछे चलकर जिस तरह ईसा के विचार का प्रसार हुआ, सारे संसार में प्रसार हुआ, इस आधार पर राजेंद्र प्रसाद को विश्वास होता है कि आज चाहे हम जो कुछ भी करें, पर अगर महात्मा गांधी के विचारों में सच्चाई है, शक्ति है, तो उसका प्रचार हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, वह खुद ब खुद प्रसारित होगा, वह खुद ब खुद प्रसारित होगा, वह लोक जीवन में धीरे धीरे बैठेगा। इसलिए कहते हैं कि हम उन्हें स्वीकार करें या न करें, वे सदा जीवित रहेंगे, गांधी विचार अमर रहेगा और संसार को यह जीवन प्रदान करते रहेगा। 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ, गांधी ने दांडी यात्रा की। कुछ लोगों को यह आशंका थी कि वह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तो गांधी के पास लोग आए कि आपकी गिरफ्तारी के बाद देश को कुछ संदेश देने के लिए उसका को रिकॉर्ड करा दिया जाए और उस रिकॉर्डिंग को घर घर सुनाया जाए। गांधी ने साफ साफ प्रचार के ख्याल से रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा अगर उसमें सच्चाई है, गांधी ने कहा, तो बिना रिकॉर्ड के वह अपने आप फैलेगा। और सचमुच जब गांधी की दांडी यात्रा निकली और उसके बाद संपूर्ण देश में अद्भुत क्रांति आई, सबको लगता था कि यह मुट्ठी भर नमक बनाने से क्या होगा, लेकिन संपूर्ण देश में ये स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का जबरदस्त असर हुआ। उसका फल यह हुआ कि हम आजाद हुए। 1930 में ही साम्राज्यवाद के किले में कील ठोक दी गई थी। यह 1922 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, उससे भी आर्थिक स्वतंत्रता का बीजारोपण उस समय गांधी ने कर दिया था। लेकिन आजादी के बाद अंधकार मालूम होता है राजेंद्र प्रसाद को। उनकी कहते हैं कि हमारी तबीयत घबराती है। क्या सब चीजें गांधी के साथ चली गई? क्या गांधी के विचार गांधी के साथ चले गए? हम गांधी के मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक भी उसको कायम नहीं रख सके।
लेकिन विचार इसकी अपेक्षा नहीं रखती है। वह इतना जीवंत है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह हमको जीवन देगी और खुद प्रसारित होगी। यदि संसार को जीवित रहना है, क्योंकि आज जिस तरह अंधकार बढ़ता है, उसी अनुसार प्रकाश के महत्व लोगों के सामने आते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उसमें इतना जीवन है, इतनी शक्ति है कि वह हमको जीवन देगी और खुद प्रसारित होगी। क्योंकि यदि संसार को जीवित रहना है तो एक दिन उसे इन चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह दिन कब आएगा। जहां तक हो सकता है हमको लोगों को उसकी याद दिलाते रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि गांधी के विचार सिर्फ अध्ययन की चीज नहीं है, वह अमल में लाने की चीज है। वह दिमागी मेंटल जिम्नास्टिक नहीं है, वह मेंटल वर्जिश नहीं है, वह तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतारने की चीज है। गांधी जी ने जो संस्थाएं स्थापित की, गांधी जी ने मुख्य रूप से 5 संस्थाएं 1934 में, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ 1925 में, चरखा संघ, हरिजन सेवक संघ आदि संस्थाएं स्थापित की थी। केंद्र उसके स्थापित किए थे। थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद को उसमें सेवा में थोड़ी आशा जगती है और कहते हैं कि इस चिराग को हमको कायम रखना चाहिए और उसका आलोक चारों ओर फैलेगा। अगर दिया जलता रहेगा तो एक दिए से हजारों दिए जलेंगे। आज अंधकार है, वह दूर किया जा सकेगा। यह आशा राजेंद्र प्रसाद की थी। इसलिए कि राजेंद्र प्रसाद, मैंने पहले कहा कि राजेंद्र प्रसाद गांधी के हृदय स्थल थे। जिस तरह विनोबा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, कभी राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से तर्क वितर्क नहीं किया। उन्होंने शिरोधार्य किया है गांधी जी के विचारों को हमेशा से ही। अब देखिए उनकी एक पंक्ति, हार यो न हिम्मत विसार यो न हरिनाम, जाही विधि राके राम ताही विधि रहियो। यह ईश्वरार्पण का यह विचार है। इससे राजेंद्र प्रसाद के शांत चित्त प्रवृत्ति की झलक दिखती है। भारतीय राजनीति के तो आजाद शत्रु हैं, 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कुछ लोगों ने इनकी तुलना अफलातून से की, राजर्षि जनक से की, इनको दार्शनिक शासक माना। अब अलग अलग संदर्भों में हम राजेंद्र प्रसाद को देखने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो विचार दिए हैं, उनकी आत्मकथा में जिस तरह से बातें आई हैं भारतीय राजनीति की, उन सब को हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद विनम्र हैं, मृदुभाषी हैं, भारतीयता के प्रति समर्पित हैं, स्वधर्म को मानते हैं, स्वदेशी पर विश्वास है, स्वराज्य के प्रति अनुरक्त हैं और गांधी के नैतिक अनुगामी हैं। हम विनोबा को गांधी की आत्मा मानते हैं, गांधी के नैतिक उत्तराधिकारी मानते हैं, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद को उनका हृदय स्थल मानते हैं। इसलिए भारतीय राजनीति के ये आजाद शत्रु, बिहार का गांधी कहते हैं उनको, हम विदेह कहते हैं, देश रत्न कहते हैं, त्याग मूर्ति कहते हैं। क्योंकि कुछ विद्वानों ने लिखा है
कि राजेंद्र प्रसाद में धर्म के जो 10 लक्षण हैं वह मौजूद थे। इतिहास में आपको खोज लीजिए, कहीं पर भी गांधी के आदेशों पर तर्क करने की स्थिति इनकी नहीं बनी है। जब जब भी कन्फ्लिक्ट हुआ है कांग्रेस में गांधी के विचारों पर, जब जब भी कोई आशंका व्यक्त की गई है, लोग दूसरी धारा में गए हैं, राजेंद्र प्रसाद गांधी के साथ खड़े रहे। राजेंद्र प्रसाद जी को यह आशा थी कि विचार में अगर जीवंतता है, गांधी विचार में जीवंतता है और आज की सामाजिक परिस्थिति गांधी के नजदीक हमको ला रही है। सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति से हम विवश हो चुके हैं कि हम गांधी के अहिंसा के रास्ते को अख्तियार करना हमारे लिए बाध्यता हो गई है। लेकिन देश और दुनिया की परिस्थिति आज इसके अनुकूल दिखती नहीं, न ही गांधी के नाम पर, गांधी के काम के लिए स्थापित संस्थाओं की वह स्थिति रह गई है। आप देखिए कि 5 जो संस्थाएं स्थापित की गई थी गांधी जी के द्वारा, हमने कहा कि सर्वप्रथम चरखा संघ 1925 में पटना में स्थापित हुआ, 1934 में ग्रामोद्योग संघ बना। जेसी कुमारप्पा उस समय में लगे हुए थे, क्योंकि वह गांधी के अर्थशास्त्र के प्रयोग करता थे। खैर मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से आज क्या स्थिति है गांधी विचार के पढ़ाई की। डॉक्टर रामजी सिंह कहा करते हैं कि गांधी को मानो या ना मानो, गांधी को जानो, क्योंकि गांधी को नहीं जानने के कारण ही आज की परिस्थितियां गांधी विचार के अनुकूल नहीं बन रही, क्योंकि काफी भ्रम युवाओं में फैलाया जा रहा है। इसलिए आज गांधी को जानना यानी अहिंसा को जानना, गांधी के सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों को जानना, गांधी के ट्रस्टीशिप को जानना आज हमारे लिए आवश्यक हो गया है। सही संदर्भों में जानना आज हमारे लिए आवश्यक हो गया है। लेकिन हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हमारी प्रशासनिक इकाई जो है, सत्ता जो है, वह आज विचारों के साथ उसका द्वंद है। सद्विचार वह फैलाना सत्ता चाहती नहीं है, क्योंकि इससे सत्ता को नुकसान पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर गांधी के नाम पर, गांधी के काम के लिए स्थापित संस्थाओं की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। आर्थिक जर्जरता तो अलग बात है, नैतिक क्षरण भी उसमें काफी हुआ है। ऐसी स्थिति दुनिया में अभी तक न मार्क्स के साथ आई है। ईसा वगैरह तो धार्मिक आधारों पर बढ़े, मोहम्मद साहब धार्मिक आधारों पर बढ़े, बुद्ध धार्मिक आधारों पर बढ़े। जो बुद्ध के दर्शन में समाज परिवर्तन का एक स्पष्ट झलक हमको दिखता है। वह उन परिस्थितियों में बुद्ध का दर्शन आया जब सामाजिक परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल थी। गांधी का दर्शन भी उन्हीं परिस्थितियों में आया है जब संपूर्ण दुनिया में साम्राज्यवाद यानी पूंजी का वर्चस्व जो है कायम हुआ। लेकिन स्वार्थपरता की इतनी ऐसी स्थिति हुई, खास करके आजादी के बाद। बुनियादी तालीम आप ये देखिए, चंपारण में एक सघन क्षेत्र बना। चनपटिया में तो 30-32 विद्यालय बनाए गए और समूचे बिहार में 300 से अधिक बुनियादी विद्यालय थे। भागलपुर प्रमंडल में 12 बुनियादी विद्यालय थे। आज भी गांधी विचार की पढ़ाई संपूर्ण देश में बामुश्किल 10-12 विश्वविद्यालयों में होती है। अब ऐसी स्थिति में हम गांधी विचार में जो धुंधलापन आया है, गांधी विचार पर जो छाया आई है,
भ्रम की छाया आई है, भ्रम उत्पन्न किया गया है, उसको दूर करने के जो प्रयास हो सकते हैं, युवाओं में जो गांधी विचार के प्रति एक आस्था पैदा की जा सकती है या उनमें तर्क की शक्ति पैदा की जा सकती है कि वो तर्क करें, गांधी के साथ खड़े होकर तर्क करें, विचारों का तर्क करें, तो यह भी संभावना उस समय मिटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि गांधी विचार की पढ़ाई के माध्यम से ही यह सब हो सकेगा। विश्वविद्यालय स्तर पर इसके प्रयास, राज्य स्तर पर, क्योंकि सत्ता आज विचारों को तोड़ना चाहती है, एक संकट है। दूसरा संकट जो गांधी के द्वारा स्थापित संस्थाएं थी या आज की परिस्थितियों में गांधी विचार के प्रसार के लिए जिन संस्थाओं को स्थापित किया गया, खास करके सर्व सेवा संघ, और 1951 से जो भूदान की लहर चली, भूदान की क्या स्थिति है, भूदान यज्ञ कमेटी की क्या स्थिति है, उसके जमीनों का क्या हुआ, सामुदायिक खेती का क्या हुआ, और दूसरी ओर सर्व सेवा संघ की राजनीति, सत्ता पाने की ललक जो है इन संस्थाओं में भी पैदा हो गई है, संपत्ति की भूख पैदा हो गई है, इसलिए ये भी नाविर्ज हो चुके हैं, इनके अंदर भी समाज परिवर्तन की शक्ति नहीं रही है। ऐसी स्थिति में क्या हम निराश हो जाएं? क्या हम कमजोर हो गए हैं? विचारों की ज्योति को जलाए रखने की जरूरत है। कर्म की ज्योति जलाने में हम उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन विचारों की ज्योति अगर जलती रहेगी, विचार अगर सही रूपों में संकलित होता रहेगा, उसका दस्तावेजीकरण होता रहेगा, तो शायद एक दिन पड़े हुए इन विचारों के आधार पर लोग रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। यह विस्मृति का काल नहीं है, बल्कि विस्मृति का भी काल है। इसलिए इतिहास, हम राजेंद्र प्रसाद के इतिहास दर्शन के आधार पर अगले व्याख्यान में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह विचारों को स्थिरता दे सकते हैं।